जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं देश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए हम साइंस का कोर्स चला रहे हैं और इस कोर्स में आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। दोस्तों, आप सभी को पता है गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण। और ये सारे समीकरण के लिए एक चीज कॉमन होती है, वो होती है कि ये स्थिर त्वरण यानी एक समान त्वरण के लिए परिभाषित हैं। एक समान त्वरण के लिए परिभाषित हैं। एक समान त्वरण के लिए गति के कितने समीकरण हैं? कुल 3 समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों को हम देखेंगे और इन पर संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे कि व्यापम ने इस पर किस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल प्रश्न है जिनमें त्वरण नहीं होता, त्वरण शून्य होता है, एक समान चाल के प्रश्न होते हैं, एक समान वेग के प्रश्न होते हैं, उनको हम आसानी से चाल व समय व दूरी वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं और वैसे प्रश्नों को हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जिनमें एक समान त्वरण होता है वहां पर हमको सवालों को सॉल्व करने में दूरी, कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है, कितने समय के लिए मंदन अप्लाई किया गया है जिससे कि ब्रेक लगने पर वो रुक जाए, इस तरीके के सवालों में हमको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? समाकलन की। तो हमने क्या किया है, जो भी प्रश्न एक समान त्वरण के लिए होते हैं वहां पर जो समाकलन के बाद जो परिणाम आते हैं उन परिणामों को हमने लिख लिया है और वो कुल 3 परिणाम है। ठीक है, 3 रिजल्ट आते हैं, उन तीनों रिजल्ट्स को हमने लिख लिया है और उन्हीं रिजल्ट्स को हम गति के 3 समीकरण कहते हैं। इनमें जो पहला रिजल्ट है उसके लिए हमको समाकलन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। जो दूसरा समीकरण है उसके लिए हमको समाकलन की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तीसरे के लिए भी हमको समाकलन की जरूरत पड़ती है तो उसको भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, जो भी प्रश्न असमान त्वरण के हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर अलग लेवल के हो गए। 11th में आप पढ़ते हैं फिजिक्स में इनको, ठीक है, और जब आप समाकलन अवकलन इनकी अवधारणा को समझ लेते हैं तब आप इनको करने में सक्षम होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहले वाले समीकरण से प्रारंभ करते हैं। हमने यहां पर रूपरेखा लिख दी है कि यदि एक पिंड मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेग u है, u यानी उसका इनिशियल वेग है, प्रारंभिक वेलोसिटी है उसकी, त्वरण उसका a है यानी कि a मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, t समय तक वह गतिमान है, तब इसका अंतिम वेग t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो एक बात बताओ, उस समय उसका त्वरण क्या हो रहा होगा? त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, ये जो पहला समीकरण है वो डायरेक्टली आपकी त्वरण की परिभाषा पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। आपको पता है t समय में वेग में परिवर्तन हुआ है तो हमने t लिख दिया। और वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दोगे तो वेग में परिवर्तन पता चल जाएगा, तो v में से u घटा दिया अपॉन t लिख दिया। अब मैंने क्या किया, वही पक्षांतर कर दिया मैंने, ये जो t था इसका गुणा हो गया a में तो ये at हो गया और v माइनस u वैसा का वैसा ही रह गया। अब मैंने माइनस के u को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का हो गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस at आ गया। इसको हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गति का प्रथम समीकरण। अब देखिए इस प्रथम समीकरण पे आपके सवाल कैसे बन सकते हैं, कैसे सवाल आपके यहां पर पूछे जाएंगे ये आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर 4 राशियां दी गई हैं। ये है आपका गति का अंतिम वेग, ये है आपका प्रारंभिक वेग, ये है आपका त्वरण और ये है आपका लगा हुआ समय। अब देखिए ये जो 4 चीजें दी हैं, अगर आपको सवाल में इनमें से कोई 3 चीजें दे दी जाएं, यहां पर 4 वेरिएबल हैं, इन 4 वेरिएबल्स में आपको अगर कोई 3 सवाल में दे दिए जाएं और फिर एक पूछ लिया जाए, 3 दे दिए जाएं और एक पूछ लिया जाए तो उसको आप निकाल सकते। हो सकता है आपको अंतिम वेग दे दें, प्रारंभिक वेग दे दें, लगा समय दे दें और त्वरण निकालना हो। आपको त्वरण दे दें, समय दे दें, प्रारंभिक वेग दे दें तो आपको कहो अंतिम वेग निकालना हो। आपको अंतिम वेग दे दें, त्वरण दे दें और समय दे दें तो कहो आपको प्रारंभिक वेग निकालना हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके गति के पहले समीकरण को लेकर पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है ये आपका।
बढ़ते हैं हम गति के दूसरे समीकरण पर। इसके जो प्रश्न भी हैं जो व्यापम में पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण अगर आप देखोगे तो गति के दूसरा समीकरण आपका यहां पर मैंने लिख ही दिया है पूरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर कोई वस्तु, वही पहले की तरह, अगर कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से आ रही है और t समय तक वो गतिमान रही है, a त्वरण के साथ गतिमान रही है, तो उसके द्वारा तय दूरी अगर s है, s को क्या कहते हैं, दूरी, कितनी दूरी तय करी है, तो तय दूरी यदि s है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये गति का द्वितीय समीकरण से s को डिफाइन किया जा सकता है। देखो कैसे हुआ होगा, इतना जो पार्ट है ये तो आपका एक समान गति से निकाला गया और इतना पार्ट आपका समाकलन से निकाला गया, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो, टी समय में अगर वो u वेग से ही चलती रहेगी तो ut तो वो तय कर लेगी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब ये आपका ये भी चाल गुणा समय से ही निकला है, लेकिन इसको समाकलन से निकाला गया है, तो ये आप याद कर लीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर भी आपको कितनी राशियां हैं, एक तो वेरिएबल s है, एक u है, एक t है और एक a है, तो यहां पर भी 4 वेरिएबल हैं। आपको इन 4 में से कोई भी 3 दे देंगे और एक पूछ लेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें अंडरस्टूड होते हैं, कुछ वेरिएबल आपको पहले से ही अंडरस्टूड होते हैं कि यहां पर इसका वैल्यू इतना ही रखना है। ठीक है, तो वैसा ही एक सवाल मैंने आपके सामने लिया है। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक पिंड है वह गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। गुरुत्व के अधीन समझते हो, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वह गति कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन वह गति कर रहा है। यदि वह अपने प्रारंभिक 5 सेकंड में h1 दूरी तय करता है, वह अगले 5 सेकंड में h2 दूरी तय करता है, तो h1 व h2 का अनुपात बताना है। देखो ऐसे सवाल में जब भी गुरुत्व के अधीन गति कर रहा हो और आपको प्रारंभिक वेग ना दिया जाए, तो आप ये मान के चलिए कि वस्तु स्थिर अवस्था से गति करना प्रारंभ किया, हमने स्थिर अवस्था से उसको ऐसे छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसकी गति प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो आप यहां पर u इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं, 0। अब आपको पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहां पर जरूर तुमको गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दे देंगे। यहां पर मान लीजिए आपको g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया हो, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड मानक के तौर पे, लेकिन 10 लिख लेते हैं ताकि हमको कोई भी सवाल करने में दिक्कत ना हो कैलकुलेशन वाली। ठीक है, तो मान लो ऐसा है आपका। ठीक है, ये आपने लिख लिया फॉर्मूला। अब देखो उन्होंने बोला है पहले 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में तय दूरी h1 है, तो हमने h1 लिख लिया और t की जगह 5 लिख देंगे, a की जगह 10 लिख देंगे, u की जगह 0 लिखेंगे तो ये पहला वाला पद आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा a की जगह आप लिखो 10 और t की जगह लिखो 5 का वर्ग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 25, 250/2, तो कितना आ जाएगा आपका 125 मीटर आ जाएगा। पहले 5 सेकंड में वह 125 मीटर चला। अब देखो अगले 5 सेकंड में वह कितना चला हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगले 10 सेकंड में कितना चला, तो वो हमको 5 सेकंड के अंतराल में दूरी तय कितनी हुई वो पे मिल जाएगी। तो हम निकाल लेते हैं कि 10 सेकंड में कितना चला। हमने मान लिया कि वह h दूरी तय किया 10 सेकंड में, कैपिटल H। ठीक है, तो पहले तो वो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 0 इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं, 1/2। अब यहां पर हम a की जगह क्या रखेंगे, 10 ही रखेंगे, और टी स्क्वायर की जगह t की जगह 10 रखेंगे, 10 सेकंड, ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे काटो, इससे काट दिया तो कितना, ये 5, तो कितना आ गया 500 मीटर। अब देखो पहले 5 सेकंड में वो तय दूरी थी उसकी 125 मीटर, फिर 10 सेकंड में 500 मीटर, तो अगले 5 सेकंड में उसने कितनी तय की होगी। ये जो कैपिटल H है वो कितना होगा बताओ, इसमें ये पहले 5 सेकंड में 125 मीटर तय की है, फिर कितनी तय की है हमें पता नहीं है, वो h2 है, तो यहाँ से h2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 500 रखो और यहाँ 125 रखो और वहां h2 रखो, तो यहां से 125 को उस साइड घटाओगे तो h2 आपका आ जाएगा 375 मीटर। तो आपको पता चल गया कि पहले 5 सेकंड में तय दूरी h1 आपकी कितनी थी, 125 मीटर, और अगले 5 सेकंड में तय दूरी कितनी थी, 375 मीटर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इनका अनुपात निकालना है, तो दोनों का अनुपात निकाल दो। अनुपात का मतलब है भाग दे दो, जो सरल हो उसको अनुपात में लिख दो। इतना है, इसको काट दो तो 1 से 3 बार गया, तो ये कितना आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो ये जो दूरियों का अनुपात था समान समय अंतराल में 1:3 रहा। ठीक है, 5-5 सेकंड में।
बढ़ते हैं गति के तीसरे समीकरण पर। गति का तीसरा समीकरण आपका क्या कहता है कि अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर होता है प्रारंभिक वेग के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है, ये यहां पर आपका अंतिम वेग है, ये आपका अंतिम वेग है। वही इसमें भी आपका कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। ये आपका प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और ये आपका त्वरण है और ये आपकी दूरी है। ठीक है, तो ये यहां पर भी वही 4 चीजें हैं, v है, u है, a है, s है। तो इनमें से कोई 3 चीजें दे देंगे आपको और चौथी निकालनी होगी। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे हम एक प्रश्न देख लेते हैं कि 90 किलोमीटर पर घंटे की गति से आ रही कार को ब्रेक लगाने पर वह 125 मीटर चलकर रुक जाती है, तब उस पर कार्यरत त्वरण बताना है हमको। चलो इसको हम हल करते हैं। एक चीज सबसे पहले समझ लें कि इतने की गति से आ रही थी कार और ब्रेक लगाकर हमने रोक दिया। ये देखो कार आ रही थी इतने त्वरण से आपकी, ठीक है, इतने वेग से आ रही थी ये कार, ठीक है, कितने की स्पीड से आ रही थी, 90 किलोमीटर पर घंटा से। और यहां से हमने इसमें ब्रेक लगाना स्टार्ट करी और ये कार यहां आके रुक गई, यहां आके ये कार रुक गई। ठीक है, कितनी दूरी तय करी है उसने इस दौरान उसने दूरी तय करी है आपकी 125 मीटर। तो हमने ये दूरी जो है वो कितनी है उसकी 125 मीटर में वो रुक गई। ठीक है, यहां से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, जब रुक गई है तब उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी 0 किलोमीटर पर घंटा। एक चीज बताओ कि यहां पर ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है, सबको ऐसा यूनिट में बदल लो। तो 90 किलोमीटर पर घंटे को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 90 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, हमें पता है कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 5/18 का गुणा कर देते हैं। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, आप पिछले उसमें चैप्टर में देख सकते हैं। 18 का इसमें भाग दो तो कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, 18 पंजे 90, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक गति कितनी हो जाएगी, ये लिख दो आप 25 मीटर पर सेकंड। आप इसी को लिखो क्योंकि ये तो आपकी एसआई यूनिट है नहीं, ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ये भी, इसको भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो ये भी एसआई यूनिट है। तो अब आपका जो त्वरण है वो भी एसआई यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, आपको देखो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है और दूरी दी है। तो ये 3 चीजें दी हैं, आपको त्वरण निकालना है। तो इन 4 चीजों में संबंध कौन बताता है, गति का तीसरा समीकरण ही बताता है। गति का तीसरा समीकरण कहता है v² = u² प्लस 2as। तो हमने यहां पर वैल्यू पुट करना चालू कर दिया, हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं। v यानी कि अंतिम वेग कितना है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और u² कितना हो जाएगा आपका, u बताइए कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 25 है, तो ये आपका 625 हो जाएगा, प्लस आपका 2 गुणा त्वरण हमको पता नहीं है a और दूरी है 125 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको उधर उधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ पे पक्षांतर किया, तो ये देखो 625 माइनस का हो गया, बराबर यहाँ 2 का गुणा हुआ इसमें, तो ये कितना हो गया आपका, चाहे ऐसा ही लिखा रहने दो, 125 गुणा 2a। 125 का पक्षांतर नीचे किया हमने, 125 से इसको काटा, ये 5 बार गया, तो -5/2a आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, कि इतना त्वरण आपका लगेगा, माइनस में आपका आंसर आएगा। इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन कार्य किया, का मंदन कार्यरत रहा। ठीक है, त्वरण को अगर मंदन लिख देंगे तो उसके आगे का माइनस हट जाएगा। ठीक है, मंदन यानी कि कम हो रही है गति, त्वरण यानी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है कैसे में, माइनस में, यानी कि वो कम हो रही है वास्तव में। तो त्वरण आपका -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इससे संबंधित व्यापम ने जो प्रश्न पूछे उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं वो हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है तपोभूमि क्लासेस। ठीक है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, पूरा कोर्स आपका साइंस का रहेगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल ये रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय माता दी।